Good morning, students. Today we are going to continue the same lesson, Organization of Data, page number 32. How should we get the frequencies for each class? यानी हमें हर क्लास के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिलती कैसे है। जब हमें पता लगे कि कोई एक नंबर है 40 एग्जाम्पल के लिए, वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 0 है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 10 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 49 अकर्स 5 टाइम्स। तो इस तरीके से जो टेबल बनती है, उस टेबल को बना लेने के बाद हम फ्रीक्वेंसीज को पा लेते हैं। दैट मीन्स एज many number of times any of the number is being repeated, that particular number or the repetition of that particular number is termed as frequency. But when the data are grouped, लेकिन जब डाटा को ग्रुप कर लेते हैं into classes, as an example third, the class frequency refers to the number of values in a particular class. तो एक पर्टिकुलर क्लास में जो टोटल बनता है उन फ्रीक्वेंसीज का, उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द काउंटिंग ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी इज डन बाय टेली मार्क्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर क्लास। हम जितने टेली मार्क्स लगाएंगे उसके मुताबिक उसकी काउंटिंग करते चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको 3.6 की टेबल में यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब ये देखिए, आप एक एग्जाम्पल के फॉर्म में 2 कोई नंबर है जो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 कोई नंबर है जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 8 कोई नंबर है जो 1 टाइम रिपीट हुआ है, 9 कोई नंबर है जो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 10 कोई नंबर है जो 0 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अगर मुझे 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करनी होगी तो 2 और 5 का टोटल 7 होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 7। ऐसे ही 5 to 10 के बीच में जो नंबर्स हैं 8 9 10, इनका टोटल हुआ 2 + 1 3 + 1 0, तो कितना हुआ टोटल 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3। तो इस तरीके से इस क्लास इंटरवल के बीच में जो फ्रीक्वेंसी बनी वो 7, इस क्लास इंटरवल के बीच में जो फ्रीक्वेंसी बनी 3। अब अगर हमें टैली मार्क्स से करना हो तो हम 2 हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। इसी के बीच में 0 to 5 के बीच में 5 आता है, तो 5 हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है 3, तो ये 1 2 और 3। इस तरीके से काउंटिंग की जाती है, तो एक सेट बन जाता है 5 का। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टेली मार्किंग। अब यही सब कुछ इसमें आपको मेंशन किया हुआ है। A tally mark is put against a class for each student whose marks are included in that class. For example, if the marks obtained by a student are 57, we put a tally mark against class 50 to 60. If the marks are 71, a tally is put against the class 70 to 80 category, क्योंकि 71 जो है 70 to 80 की कैटेगरी में आता है। If someone obtains 40 marks, a tally is put against the class 40 to 50 के बीच में। Table 3.6 shows the tally marking of marks of 100 students in mathematics from table 3.1. The counting of tally is made easier when 4 of them are put as essay and the 5th tally is placed across them essay. Tallies are then counted as groups of 5. So if there are 16 tallies in a class, we put them as essay, 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 essay. तो ये 15 का सेट बन गया, एक सिंगल अकेला आ गया। For the sake of convenience, thus frequency in a class is equal to the number of tallies against that class. तो किसी पर्टिकुलर क्लास के सामने जितनी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ की गई है टेली मार्क्स के द्वारा, उसका जो नंबर होगा वो उसके हिसाब से निकाल लिया जाता है। Now next topic is loss of information. अब ये लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन कब होता है? जब हम कोई भी रॉ डेटा हमारे पास होता है, उस रॉ डेटा से जब हम कोई इन्फॉर्मेशन डिराइव करते हैं तो समराइज करके उसकी इन्फॉर्मेशन डिराइव कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में देखा था कि एक नंबर 2 है जो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो मान लीजिए कि मैंने जो आपको ये जो टेबल दिखाया था, इस टेबल में कि एक स्टूडेंट है जिसको 2 मार्क्स, एक सब्जेक्ट है उसमें एक क्लास में जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स का टोटल लिया गया है। तो चलो मान लेते हैं कि आप ही का क्लास है 5 स्टूडेंट्स का, और उसमें एक स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए, एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स आए
उसी एक सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए, उसी एक सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स आए, उसी एक सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए और उसी सब्जेक्ट में किसी एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए। अब आपकी क्लास में कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, ये तो मेन जो हम लोगों ने एक एक स्टूडेंट पिक किया, जिन जिन के ना मार्क्स आए थे वो कॉपी कर लिया। अब ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके 2 मार्क्स आए आपकी क्लास में, ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 3 मार्क्स आए आपकी क्लास में, ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 मार्क्स आए आपकी क्लास में, ऐसा 1 स्टूडेंट है जिसके 8 मार्क्स आए आपकी क्लास में, ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 9 मार्क्स आए आपकी क्लास में और ऐसे 0 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स आए आपकी क्लास के अंदर। तो ये जो टेबल बना है हमारा, अब इस टेबल के अंदर हमारे पास कहीं नाम नहीं है और मार्क्स कितने आए ये नहीं है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आया है बस। तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हुई हैं, या ये कह लीजिए कि हमने जब इसको समराइज़ किया है तो समराइजेशन में कुछ कंटेंट छूट गया है, और वो जनरली होगा भी। जब भी हम समराइज़ करते हैं कंटेंट को तो उसका कुछ पार्ट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है वो अपने आप डिडक्ट हो जाता है। अब ऐसा ही इसमें भी होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। The classification of data as frequency distribution has an inherent shortcoming. इसके अंदर समाहित होती है ये कमी, while it summarizes the raw data making it concise and comprehensible. It does not show the details that are found in raw data. There is a loss of information in classifying raw data, though much is gained by summarizing. काफ़ी सारा तो summarizing में हमें मिल जाता है। It as a classified data के रूप में। Once the data are grouped into classes, एक बार डाटा को हम ग्रुप बना ले क्लासेस के फॉर्म में, एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो इंडिविजुअल डाटा की सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में, क्योंकि ग्रुपिंग हो चुकी है, और इसी वजह से ग्रुपिंग के दौरान जो डाटा जो इन्फॉर्मेशन छूट जाती है वो छूट चुकी होती है। इन एग्जाम्पल 4 द क्लास 20 to 30 कंटेन 6 ऑब्जर्वेशंस। तो एक एग्जाम्पल लिया हमने कि 20 to 30 में 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे 25, 25, 20, 22, 25 एंड 28। सो व्हेन दीज डेटा आर ग्रुप्ड एज अ क्लास, लेकिन जब इन डेटा को हम एक क्लास के रूप में फ्रेम कर लेते हैं, जैसे 20 to 30 की कैटेगरी आ गई इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द लेटर प्रोवाइड्स ओनली द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन दैट क्लास। तो आगे जो हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे इनकी समराइज करके, उसमें हमें बस ये पता चलेगा कि टोटल 6 फ्रीक्वेंसीज कैटेगरी में आती हैं। जैसे ये पहले तो हमें 25, 25, 20, 22, 25, 28 ये कैटेगरी मिल रही थी, लेकिन अब हमें 20 से 30 के बीच में लेना है, तो अब ये सब डाटा किस में कन्वर्ट हो गया, 6 में, बट नॉट देयर एक्चुअल वैल्यूज। लेकिन इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज अभी पता चल रही हैं वो इसका जो समराइजेशन हो जाएगा, क्लासिफाइड हो जाएगी, कैटेगरी में इनकी एंट्री हो जाएगी, तब ये नहीं रहेगा हमारे पास। ऑल वैल्यूज इन दिस क्लास आर assumed to be equal to the middle value of the class interval or class mark, that is 25. Further statistical calculation are based only on the value of class mark and not on the values of the observation in that class. This is true for other classes as well. Thus, the use of class mark instead of the actual values of the observation in statistical method involves considerable loss of information. However, being able to make more sense of the raw data as shown more than makes this up. तो जितना ज़्यादा हम समराइज़ करेंगे कंटेंट को, उतना ज़्यादा उसका डाटा का लॉस होगा। और अगर हम समराइज़ नहीं करते हैं, रॉ डाटा को काम में लेते हैं, तो फिर उसका समिंग अप, उसका कैलकुलेशन वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लासेस। अगर हमारी क्लास इंटरवल अनइक्वल हों तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।